हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदा इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में रीट 2017 में जो साइंस मैथ वाला का जो पेपर लगा था लेवल 2 का, चूँकि अपन पिछले वीडियो में आप सबको पता है कि भाई यहाँ पर जो है मैं आपको जो पिछले जितनी भी रीट के एग्ज़ाम हुई हैं उनके सबके पेपर करवा रहा हूँ, है ना। तो साइंस के हमने अब तक 2011 और 2012 का रीट का पेपर कर चुके हैं अपन। आज हम 2015 में कैसे प्रश्न आए थे वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, आप यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और तो चाहे आप लाइक शेयर मत करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। आपको बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा। और आप सबको पता है पटवार की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कल, तो उसकी भी अभी 23 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक उसके फॉर्म अप्लाई होंगे। और 11 मई को एग्ज़ाम डेट भी उसमें लिख रखी थी, लेकिन वो संभावित एग्ज़ाम डेट है फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम हो जाएगी। कम से कम फॉर्म भरने के बाद में कम से कम 3 महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए, और मिलता है ये तो अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो आप चिंता ना करें। हालांकि जब आप रीट के एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद में आप थर्ड ग्रेड मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो दोनों को पैरेलल तैयारी कर सकते हैं आप। दोनों की समानांतर तैयारी हो सकती है, क्योंकि उसका पटवार का और जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर है। 75% सिमिलर है, एक हिंदी को छोड़ के, है ना। हिंदी और थोड़ी सी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बाकी उसमें भी आपके जीके है। और इधर भी साइंस और मैथ है, उधर भी साइंस मैथ है। तो ठीक है, तो आप सबने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। हालांकि इस चैनल पे भी वीडियो में मैंने बना के डाल दी है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी क्या योग्यता वगैरह, एग्ज़ाम डेट, फॉर्म डेट, सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर कर चुका मैं। आप उस वीडियो को देखिए। चलिए अपन प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 121 नंबर का प्रश्न से आपके साइंस के स्टार्ट होते हैं, वो 150 तक हैं ये। तो देखो 121 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए। जब अपना साइंस का ये चारों पेपर क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो हम मैथ्स के भी 4-5 पेपर जो जितने भी आए हुए हैं ना, रीट की एग्ज़ाम जितनी भी लगी थी उनके मैथ्स के भी सवाल देखेंगे, ठीक है। तो 121 नंबर का प्रश्न देखिए। क्या होता है जब शुष्क बुझी हुई चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ना, उसका सूत्र होता है CaOH की होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने शुष्क मतलब बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जो CaO होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा चूना होता है। इसके अंदर जब H2O मिलाया जाता है तो ये बनता है CaOH की होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी क्रिया जब आप Cl से कराते हैं ना, क्लोरीन से, तो विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है ना। CaOCl2 बनता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ये थर्ड ग्रेड मेंस में पूछा गया था 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें। और ये थोड़ा उसमें गलत भी था ऑप्शन में, लेकिन वो भी जो भी था उसको ही सही मान लिया गया था। बाद में आप लोगों ने भी दी होगी एग्ज़ाम, कईयों ने। 122 नंबर का प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। 122 नंबर का प्रश्न है आपका यहाँ पर, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान के जनक। उसके बाद में निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? तो यहाँ पर कार्यसूचक क्रिया ऑप्शन नंबर 3 सुनना और रेखांकित करना, ये दोनों ही कार्यसूचक क्रिया होती हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की ये जो परिभाषा दी थी वो अल्बर्ट आइंस्टीन की है। कौन सी बाल केंद्रित विधि है? तो यहाँ पर हमें बाल केंद्रित विधि के बारे में बताना है। तो देखो प्रोजेक्ट विधि भी बाल केंद्रित होती है, प्रयोगशाला विधि भी बाल केंद्रित होती है, और समस्या समाधान विधि भी, तीनों ही विधियाँ बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो BS ब्लूम ने शिक्षा के जो उद्देश्य थे उनका वर्गीकरण किया था। BS ब्लूम ने इनका 2 बार किया था, एक बार उसको बाद में फिर मॉडिफाई भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाकीय अभिकर्मक अनुदेशन के जनक कौन है? तो शाकीय अभिकर्मिक अनुदेशन के जनक, तो ये हो जाएगी नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर इसके जनक हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य से आगामी है ना?
पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सी है, तो वो है विज्ञान मेला। यानी कि पढ़ने में सहायता करने वाली कौन सी विधि है यहाँ पर, तो विज्ञान मेला। निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है, तो सर्वे सामग्री आपको पता है ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन सुनने के काम में आता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाएगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उसमें सुधार करने का मेन उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण होता है, तो ये उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, ये निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है, तो युग्मक। जो युग्मक होता है ना, ये अगुणित होता है। जब दोनों कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो युग्मक बनता है, वो अगुणित होता है। निम्नांकित में से जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए कौन सा जीवाणु लाभकारी है, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है, ये मेडिसिन औषधि बनाने के काम में आता है, इसलिए ये लाभकारी जीवाणु में आता है। कक्षा 8 के अंदर चैप्टर है सूक्ष्म जीव, है ना, हानिकारक और लाभकारी, तो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठररस में कौन से जो है एंजाइम्स होते हैं, तो देखो यहाँ पर इसको डिलीट किया गया। इसको डिलीट इसलिए किया गया फ्रेंड्स, क्योंकि जठररस जो होता है ना अपने आमाशय के अंदर, अपने स्टोमच में जो HCl तो निकलता ही है, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है। देखो पेप्सिन और रेनिन, ये दो एंजाइम तो अपने जठररस में होते ही होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ट्रिप्सिन एंजाइम भी उसमें पाया जाता है, और यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम 3 ऑप्शनों में है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था प्रश्न को। 135 नंबर का सवाल है निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। देखो पोषक तत्व पादपों के लिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृहत मात्रिक होता है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और एक तो होता है सूक्ष्म मात्रिक, जो कम मात्रा में चाहिए। तो मैग्नीज होता है ना, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। बाकी सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन हो गया, कॉपर, तांबा हो गया, फास्फोरस, ये वृहत मात्रिक पोषक तत्वों के उदाहरण है। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन्स एंड्रोजन, है ना, का संश्लेषण एवं श्रावण करती है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा लीडिंग कोशिकाएं। वर्षण के अंदर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो अपने हार्मोन एंड्रोजन्स का श्रावण करती हैं, यहीं पे बनता है। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग सामान्य जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसको बोल सकते हैं। 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है, तो 10 की पावर 5 के तुल्य 1 न्यूटन होता है ना। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है, तो माध्यम की आवश्यकता किस में नहीं होती, विकिरण में। 2012 के प्रश्न में भी आया था, ये पेपर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आपको फ्रेंड्स देखना है, इसको समझना है। आपको पता है कि जो ध्वनि पर है ना, ध्वनि के चाल पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वेग का सॉरी दाब का। ध्वनि की चाल पर या ध्वनि पर प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसकी चाल 332 ही रहेगी। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना है, तो पृथ्वी के पृष्ठ से जो पलायन वेग है ना, ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बहुत चर्चित प्रश्न है, याद रखें। प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो देखो कपास, सिल्क, रेशम और ऊन, तीनों हमें प्रकृति से, जंतुओं से प्राप्त, पौधों से प्राप्त होते हैं। ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। यहाँ पर आगे पूछा गया है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है ना, उसमें CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का संगठन प्रतिशत बताइए। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड तो होता है इसमें 60 से लेके 70%। अब ये यहाँ पर 68 लिख रखा है, वैसे तो ये सही है। 60 से 68% तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 17 से 24% सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसके अंदर पाया जाता है। आगे पूछा है प्रश्न कि जो वेब ब्राउज़र के उदाहरण, आपको यहाँ पर वेब ब्राउज़र के उदाहरण पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सभी के सभी जो है यहाँ पर ब्राउज़र के उदाहरण है, सर्चिंग वाले ऐप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, 45वां प्रश्न है आपका कि क्षुद्र ग्रह
निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह कौन किन की कक्षाओं के बीच में पाए, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका यहाँ पर रहेगा कि निम्नलिखित में से सोनार तकनीक किस काम में ली जाती है, तो ये जल के अंदर है ना, किसी वस्तु की दूरी, दिशा और उसकी चाल मापने के काम में सोनार को काम में लिया जाता है, याद रखिए। नीचे दी गई अभिक्रिया में के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन, इन दोनों को जब रिएक्शन क्रिया करवाई गई तो यहाँ पे लेड सल्फाइड बना है ना ठोस अवस्था में, और गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पर शीशा अपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शीशे से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, तो ऑक्सीजन निकल गया तो शीशा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण को उपचयित भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये गलत है, उपचयित नहीं हो रहा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ये गलत है, ये सही है तीसरा, है ना, तीसरा तो सही है। देखो आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रही है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है ही नहीं। अब आगे लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये तीसरा भी सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 इसमें है ही नहीं, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 10वीं के चैप्टर से लिया गया है, पहले चैप्टर से रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाले चैप्टर से। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट है, ये है ना, आयरन सल्फेट बोल दो या फेरस सल्फेट बोल दो, और इसको यहाँ पर गर्म किया गया, तो एक गर्म करने पर एक पदार्थ बना एम, ठीक है। ये एम क्या बनेगा, देखो जैसे ही ये जो लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, ये जल के क्रिस्टल अणु है, ठीक है ना, जैसे ही इस पदार्थ को अपन गर्म करेंगे तो ये जल के अणु हट जाएंगे और FeSO4 बनेगा, यानी कि आपका यहाँ पर एम की जगह तो बन जाएगा FeSO4, ठीक है। फिर इस FeSO4 को दोबारा से अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका X की जगह बन जाएगा Fe2O3, यानी कि सल्फाइड यहाँ से अलग हो जाएगा और एक ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, और Y की जगह बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी आपके यहाँ पर जो है Z पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो जो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है ना क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव को, ये तो गलत है, 10 ग्राम की बात नहीं आती यहाँ पर, ताप की वह मात्रा जो 1 लीटर द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ताप की वह मात्रा जो 1 मिली द्रव को, 1 मिली की भी बात नहीं करते हैं गुप्त ऊष्मा में, 1 लीटर की बात करते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर और दाब पर, देखो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, चौथा और यहाँ पर दूसरा, इसलिए इस प्रश्न को शायद डिलीट किया गया था, डिलीट ही किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर कणों की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी 1.51 गुणा 10 की घात 23। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या बतानी है आपको, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको साइंस के लिए तो एक सजेशन देता हूँ कि आप साइंस में, चाहे वो 3rd ग्रेड मेंस हो चाहे वो रीट हो, आप 6वीं से लेकर 10वीं तक की किताबों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, है ना, इनसे प्रश्न बाहर आते ही नहीं। हालांकि मानता हूँ मैं कि इनका स्टैंडर्ड थोड़ा लो है, हालांकि रीट में तो एक प्रश्न ही बाहर नहीं जाएगा। 3rd ग्रेड मेंस जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये किताबें पढ़नी है, इसके अलावा कोई एक और अच्छी सी गाइड पढ़ लेनी है, साइंस के अलावा में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ना। मैंने खुद ने भी साइंस में बहुत ज़्यादा डीपली बहुत ज़्यादा पढ़ा था, मैंने 11th-12th किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसमें आया कुछ नहीं, फिर एग्ज़ाम में वही 10th तक का मैटर आया था, और उसी वजह से मेरे 2-4% साइंस के अंदर गलत भी हुए थे, आते आते बहुत ईजी सवाल थे वो भी गलत हुए थे। तो आप ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ें, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ें और लिमिटेड पढ़ें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू।